Namaskar and welcome you all at Sehachar Current Affairs, an initiative of BCW. I am पवन कुमार. This is the second class of this series और इसमें मैंने एक चीज़ ऐड कर दी है. मैं आपको अब डेली एक स्टैटिक का टॉपिक करवाया करूँगा जिससे आपको बूस्ट मिलेगा आपकी तैयारी में. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारे पास 25 जनवरी. ठीक है, तो 25 जनवरी को उसको हम सेलिब्रेट करते हैं. डेट को आपको याद रखना है. यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर दिया है. नेशनल वोटर डे को सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें इनकरेज करना है जितने हमारे लोग हैं उनको, वोटर्स को यानी कि, ताकि वो पार्टिसिपेट करें इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर. इसके अलावा नेशनल जो हमारा नेशनल इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने जो ये सेलिब्रेट किया है, ये 14th नेशनल वोटर्स डे है. इस साल जो सेलिब्रेट किया गया है, अभी हाल ही में जो हमने आज किया है सेलिब्रेट, 2011 में इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था. ओके, तो ये आपको याद रखना है. 2011 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया. 2024 जो हमारा अभी चल रहा है, इसकी थीम है मेकिंग एवरी वोट काउंट, नो वोटर लेट बिहाइंड. तो ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. ये चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में बता दी है, तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो ये जीतने वाले व्यक्ति हैं मान सिंह. बी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, इसके बारे में अगर हम देखते हैं तो मान सिंह जो हैं उन्होंने क्लिंच किया है गोल्ड को. एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुई है 2024 में, तो इसको स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ. एशियन मैराथन चैंपियनशिप हुई है 2024 में. कहाँ हुई है? हांगकांग के अंदर, जिसमें मान सिंह जी ने सेकेंड टाइम क्लेम किया है गोल्ड को मैराथन के अंदर. 2017 में जीता गया था ये थोनाकल गोपी के द्वारा. ओके, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑस्कर 2024 के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? ठीक है, तो ये जो हमारी भारतीय फिल्म है, इसको नॉमिनेट कर दिया गया है ऑस्कर के लिए 2024 में. तो ये जो इसके डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं इसके, ये हैं आपके निशा पाहुजा. ठीक है, ये एक फीमेल हैं निशा पाहुजा, इनका नाम आपको याद रखना है. ये इस फिल्म का पोस्टर है. यहाँ पे चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं. 96 अकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर अवार्ड जो 2024 में है, उसमें टू किल अ टाइगर को रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म कैटेगरी के अंदर. ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है. दिस डॉक्यूमेंट्री फिल्म इज़ बेस्ड ऑन अ स्टोरी ऑफ अ माइनर गर्ल फ्रॉम झारखंड. तो झारखंड स्टेट यहाँ पे जो मेंशन किया गया है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना ही पड़ेगा. झारखंड को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में. इट इज़ डायरेक्टेड बाय इंडियन कैनेडियन फिल्म एक्टर निशा पाहुजा. 2024 में इसको अनाउंस, जो विनर्स हैं उनको अनाउंस, मतलब एक तरह से उनका जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे 10 मार्च को, जब ये फंक्शन इनॉग्रेट किया जाएगा. इंडियन ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो आपके दिए गए थे, उसमें इंडियन डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्परर को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड के तौर पे नामित किया गया था. ये अवार्ड इसने जीता था. इसके अलावा एक सॉन्ग था जो बहुत ज़्यादा फेमस रहा था, नाटू नाटू सॉन्ग, आर मूवी का ये सॉन्ग था. ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड इसको दिया गया था ऑस्कर के अंदर. ठीक है, 2023 की ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए हैं, यहाँ से आप इनको देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इनॉग्रेटेड द कौशल भवन? तो कौशल भवन हाल ही में भारत में इनॉग्रेट किया गया है. इसको इनॉग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो हैं हमारे देश की वर्तमान प्रेसिडेंट. ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट हैं, ये किस नंबर की राष्ट्रपति बनी हैं देश के अंदर. ओके, एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आप देखेंगे जो आपका कौशल भवन द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि इसके माध्यम से, यानी कि कौशल के माध्यम से, देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए ये अटूट समर्पण के तौर पे, एक प्रतीक के तौर पे निखर के आएगा आगे. ठीक है, एक तरह से एम्पावर करेगा कंट्री के यूथ को उनकी स्किल के थ्रू. तो इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे. द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा उसको इनॉग्रेट किया गया है. किस खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है सूर्य कुमार यादव. सी इज़ द करेक्ट आंसर. ठीक है, यहाँ पे सी सूर्य कुमार यादव को आप याद रखेंगे. और ये इनका सेकेंड ईयर है जब इन्होंने कॉन्जिक्यूटिव ईयर में इस अवार्ड को जीता है. ठीक है, और इस साल भी इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ सबसे तेज सेंचुरी लगाई थी इस
रिकॉर्ड को आपको ध्यान रखना है। इनकी सबसे कम बॉल्स में इन्होंने सेंचुरी लगाई थी श्रीलंका के खिलाफ। कुछ यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिए हैं, जैसे कि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है इस बार शुभमन गिल को। इसके अलावा आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। टी20 की बात करेंगे तो सूर्य कुमार यादव। आईसीसी वुमेन टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैं हेले मैथ्यूज़, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी मेंस एमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं आपके रचिन रविंद्र, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका के हैं। आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार गया है बेस दी लीडिंग, ये नेदरलैंड के हैं। इसका पुराना नाम था हॉलैंड, ठीक है, तो नेदरलैंड का ही पुराना नाम हॉलैंड था, ये आपको याद रखना है। अब आप ये बताएंगे नेदरलैंड किस कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, ठीक है, और जिस कॉन्टिनेंट में आता है उसमें टोटल कितने देश आते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कमेंट में करके बताएंगे मेरे को। यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के बारे में आपको डेटा दिया गया है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 15 जून 1909। 114 साल इसको अब हो गए हैं। इसमें मेंबरशिप की बात करेंगे तो 108 देशों के पास इसकी मेंबरशिप है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। चेयरमैन हैं इसके ग्रेग बार्कले और सीईओ हैं इसके जियोफ अलार्डिस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हैं हु हैज़ लॉन्च द ऑल इंडिया कैंपेन हमारा संविधान हमारा सम्मान। तो इसको हाल ही में आपका जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी के द्वारा शुरुआत की गई है इसकी। इसको मैंने कल की न्यूज़ में भी कवर किया था। इसी तरह से ना आपकी चीज़ें कवर होंगी, रिपीट होंगी और एक रिदम बन जाएगा। एक टाइम के बाद आपका स्टैटिक पोर्शन में पूरा करवा दूंगा और करंट अफेयर से आपकी एक लिंक बन जाएगी और आपको ना चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। एक 15 दिन के एक स्लॉट के बाद ना आपको चीज़ें रिपीट हो करके मिलेंगी और आपको याद रहेंगी। तो स्पेसिफिक टाइम नहीं निकालना पड़ेगा रटने के लिए उनको। हम वापस आते हैं। जगदीप धनखड़ जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है, हमारा संविधान हमारा सम्मान। और इसको कमेमोरेट करने का उद्देश्य क्या था? जो किया गया है वो भारत के 75वां अभी जो हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे उसी के अवसर पे इसका जो है इनॉग्रेशन किया गया है। साथ ही में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वो सेकंड पॉइंट से पूछा जाएगा। ये जो कैंपेन है इसको रन किया जाएगा किसके द्वारा? तो याद रखना जस्टिस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के थ्रू इसको रन किया जाएगा। इसके साथ ही न्याय सेतु भी लॉन्च किया गया है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा ही, जिसका उद्देश्य क्या है? देश के अंदर जो आपकी लीगल इंटरफेस है यानी कि लीगल सर्विसेज हैं उनकी और जो आपको लीगल एडवाइस दी जाती हैं उसको एक्सपेंड करना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। साथ ही हमारा संविधान हमारा सम्मान भी यही काम करने वाला है आगे जा कर के। तो इन दोनों न्यूज़ को आप याद रखेंगे। जगदीप धनखड़ जी जो आपके देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं, राज्यसभा में ये बैठते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे कि राज्यसभा में कितने मेंबर हर 2 साल बाद हटा दिए जाते हैं, ठीक है? या फिर उनको दोबारा चुनने का अधिकार तो मिलता ही है, वो दोबारा आ सकते हैं उसमें, लेकिन कितने प्रतिशत लोगों को हर 2 साल बाद हटा दिया जाता है? दिस इज़ योर होमवर्क। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको आप बताएंगे कमेंट में। ये यहाँ पे मैंने हिंदी में मेंशन कर दिया है इसको। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट हैज़ बीन हेल्ड बिटवीन विच कंट्रीज? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तीनों ही देश मिलकर के इस एक्सरसाइज को करते हैं, यानी कि भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में अगर हम देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये भारतीय वायुसेना की सारी एक्सरसाइज हैं। मैं आपको भी एक लिस्ट दूंगा, ये जितनी भी एक्सरसाइज होंगी भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज होंगी। और आपकी डेजर्ट नाइट जो है ये भारत, फ्रांस और यूएई के बीच की जाती है। ओके, यहाँ पे ये लिस्ट है, जैसे कि डेजर्ट नाइट ये भारत और फ्रांस, इस बार यूएई को भी इसमें शामिल किया गया था। एक होती है आपकी जैपद, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, यानी कि बहुत सारे देश मिलकर के इसको करते हैं। ब्लू फ्लैग एक्सरसाइज, अगेन ये भी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। कोंकण, ये कोंकण शक्ति भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में है। जॉइंट एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन रीजन, तो जॉइंट एक्सरसाइज का नाम है, ये भारत और अमेरिका के बीच की जाती है। एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 6, ये भारत और ओमान के बीच में काफ़ी फेमस है और ये एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज है। पश्चिम लहर, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, यानी कि भारतीय वायुसेना इसको स्वयं करती है। एम्फेक्स भी डोमेस्टिक है, ट्रॉपिक्स भी डोमेस्टिक हैं। वहीं हम बात करें गरुण 7 की, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच एक एक्सरसाइज है। एयरफोर्स की जो हम एयरफोर्स मिलिट्री है उसके द्वारा इसको किया जाता है। उदार शक्ति इंडियन एयरफोर्स और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच में की जाती है। तो आप इसमें से उदार शक्ति को स्पेसिफिकली याद करेंगे। जॉइंट एक्सरसाइज आप देख सकते हैं, ठीक है, बाकी सारी आपको याद करनी ही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है अमेजोन। हाल ही में इस लिस्ट को जारी किया गया है जिसमें दुनिया के 10 मूल्यवान ब्रांड्स का नाम दिया गया है, तो उसका करेक्ट आंसर है अमेजोन। ठीक है, और इस लिस्ट में आप देखेंगे तो जो अमेरिका की 7 एक तरह से इंस्टीट्यूशन हैं जो इस लिस्ट में अपना जो दबदबा है वो बना करके रखते हैं, जिसमें अमेजोन का नाम आपको टॉप पे मिल जाता है और वहीं सेकंड आता है आपका एप्पल। ओके, तो आप टोटल में देखेंगे चाइना के 2 हैं इसमें, इसमें आपका आईसीबीसी और टिकटॉक जो देश में यूज़ होता था, और साउथ कोरिया का सैमसंग ग्रुप जो है ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज ऑनर्ड विद द कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो हाल ही में इस अवार्ड को दिया गया है रवि शास्त्री को। डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, रवि शास्त्री के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता था तो ये भारतीय टीम के सदस्य थे। इसके साथ ही 1985 में जब एक तरह से वर्ल्ड सीरीज चालू हुई थी तो उस टीम का भी हिस्सा रवि शास्त्री थे। तो इन्हीं के कार्यों को देखते हुए इनको हाल ही में कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है। ओके, ये हिंदी में यहाँ पे सब मेंशन है। यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द 14th ऑल इंडिया पुलिस कमांडो कंपटीशन हेल्ड। तो हाल ही में ये भी हेल्ड हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे देखेंगे विशाखापट्टनम में किया गया है और वहाँ के जो कमिश्नर हैं आपके ए रविशंकर, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था और ये 14वां संस्करण है, इसको भी आपको याद रखना है। यहाँ पे ये है आपका जीके के स्टैटिक पोर्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैंने लिए हैं संविधान के जो आपके टोटल 25 पार्ट्स हैं, यानी कि भारतीय संविधान के भाग कितने भागों में बटा हुआ है टोटल। अभी हाल ही में देखा जाए तो 25 भाग संविधान के हैं। मूल संविधान में हमारे पास शुरुआत में 22 भाग थे। ठीक है, तो करंट अफेयर के साथ ही इसमें सब चीज़ें मेंशन हैं अभी तक की चीज़ें। अब सबसे पहले मैं इसको रिसाइट कर रहा हूँ और आप अपनी तरफ से भी इसको पढ़ेंगे। पार्ट 1 की बात करें तो इसमें भारत के यूनियन और टेरिटरीज के बारे में बताया गया है। पार्ट 2 सिटीजनशिप को बात बताता है। पार्ट 3 बताता है फंडामेंटल राइट्स को। पार्ट 4 बताता है डीपीएसपी को। वहीं बात करें तो पार्ट 4A बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। ड्यूटीज़ के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, इसको आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक कमेटी के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाए गए थे। इसके बाद भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। ये आपका होमवर्क है, मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं करने के लिए। भाग 5 का संबंध है आपका यूनियन से। भाग 6 है आपका स्टेट्स। भाग 7 है द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, तो इसको अब रिपील कर दिया गया है। भाग 8 है आपका यूनियन टेरिटरी। 9 में बताया गया है पंचायतों के बारे में। 9A बताता है म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। इसके अलावा 9B भी है हमारे पास जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताता है, और कोऑपरेटिव जो मिनिस्ट्री है उसकी अभी हाल ही में आपके मिनिस्टर हैं अमित शाह, जो कि हैं भारत के गृह मंत्री। नेक्स्ट आपके पास आता है भाग 10 जो बताता है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में। भाग 11 हमारा जो है उसका संबंध है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। भाग 7 है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। जो आपका भाग 13 निकल के आता है उसका संबंध है ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो देश के अंदर जो आप व्यापार करेंगे उसका संबंध है भाग 13 से। ओके, भाग 14 का जो आपका संबंध है वो है सर्विसेज का, सेवा क्षेत्र जो होंगे आपके स्टेट और यूनियन के बीच में। इसके अलावा भाग 14A बताता है ट्रिब्यूनल्स के बारे में। वहीं बात करें भाग 15 का संबंध है इलेक्शन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसके अलावा भाग 16 का संबंध है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। तो भारत में जितने भी वर्ग हैं उनको लेकर के स्पेसिफिक प्रोविज़न जो हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं भाग 16 के अंदर। भाग 17 इम्पॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। वहीं बात करते हैं भाग 18 की, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में ये हमें बताता है। भाग 19 में जितने भी हमारे मिश्रित विषय आते हैं उसको हम भाग 19 में देखते हैं। इसके अलावा ये हमारी लास्ट स्लाइड है। भाग 20 का संबंध है संविधान में हम किस तरह से अमेंडमेंट करेंगे उसके बारे में। वहीं बात करते हैं भाग 21, तो भाग 21 का संबंध है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन। भाग 22 जो कि हमारे मूल संविधान के हिसाब से हम चलते हुए आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टैक्स,
जो कि होंगे हिंदी में, इसको फ़िलहाल अभी समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। होप सो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छे से कमेंट करिए और आपको स्टैटिक टॉपिक कौन-कौन से चाहिए वो आप मुझे बता सकते हैं। हम उसको ऐड कर देंगे आपके आने वाली क्लासेस में। ओके, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है? ये काफ़ी अच्छा इनिशिएट है बीसीडब्ल्यू का और इसको आपको 1 से डेढ़ महीने में इसका रिज़ल्ट मिलना चालू हो जाएगा। ओके, थैंक